नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और आज के शान डुग्गर के एक खास एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं कैप्टन बाना सिंह साहब, जो ऑपरेशन राजीव का जिनके साथ खिताब जुड़ा हुआ है। आज हम देखेंगे कि भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं जो जिंदा हैं और उनमें से एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ बैठे हैं। ये प्योर फॉर्म में एक डोगरा रत्न है और मैं आज इनसे मिलने आया हूँ इनके घर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ की कहानी के बारे में बाना सिंह की ज़ुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले क्या है कि हम खेतीबाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पिताजी भी खेतीबाड़ी ही करते थे, मगर घर में कुछ मेरे जो बड़े ताया जी फौज में थे, उनकी जी प्रेरणा थी कि फौज में एक अच्छा इज्जत मान मिलता है और घर का काम भी अच्छी तरह चला सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने भी फ़ौज को ज्वाइन कर लिया। तो ये उनका यही कहना था कि मेहनत करो और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो उसी नक्शे कदम पर हम चले और आर्मी में चले गए। जहाँ जहाँ भी हमें ड्यूटी बांटी गई, हमने उसको सही सर अंजाम, जो कि एक फ़ौज का तथ्य होता है, जो कि एक असूल होते हैं, उसके हम चले हैं और उसी चीज़ को मानते हुए आज इस मौके पर हम पहुंच गए हैं कि सरकार ने हमें परमवीर चक्र से नवाजा है, जो कि सियाचिन का एक्शन, जिसमें -50 में हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी और उनके साथ एक जैसे 10 जवान थे। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई कि जो कि एक ट्रेनिंग होती है कि फ़ौज में कैसे कैसे कार्य करना है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी बटालियन 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने एक जमावारी ये संभाली कि इस जगह हम, जो कि किसी कारणों पाकिस्तान के साथ चली गई थी, और उसको लेने का प्रयास सरकार ने किया। और इस जगह को लेने के लिए फौज में जैसे कि एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे हमने इस कार्य को करना है, कैसे कैसे हम इसको कार्य को अच्छा इंजाम दे सकते हैं, उस चीज़ को हमने अपने जहन में बैठा लिया। और उसके ऊपर एक ट्रेनिंग दी गई कि आपने अगर जहाँ पर जो चोटी है वो पूरे 80 किलोमीटर एरिया को डोमिनेट करती है, जिस चोटी का नाम कायद आज़म था और उसकी हाइट 21,153 फुट थी समंदर की सतह से। तो जब ये चीज़ शुरू की, हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी गए, कोशिश बहुत की उन्होंने, मगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो उच्च कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो फौज में क्या है, जा तो करो नहीं तो मरो। उसमें उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सब ने ये एक दोबारा प्लान किया कि उस पोस्ट को हमने लेना ही लेना। ठीक, क्योंकि इतनी कैजुअल्टी होने के ऊपर भी अगर हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक नहीं निभा सकते हैं, वो भी एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। तो दोबारा ये जो एक्शन हुआ था राजीव पांडे जी का, वो 29 मई 1987 को था और उसके ऊपर फिर रीप्लानिंग की गई। इस कार्य को करने के लिए 2 अफसर, 3 जेसीओ, 57 OR, टोटल 62 आदमी का एक टुकड़ी तैयार की गई, जो कि इस पोस्ट को अपने हाथ में ले। कहते हैं कि करना कराना, ये स्थिति ज़मीन के ऊपर चल के ही अनुभव होता है कि क्या हम पैदल भी चल सकते हैं, क्रैबस भी है, -50 डिग्री भी है, सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कार्य करना है। तो जब ये कहा कि अभी सब ट्रेनिंग भी पूरी कर ली कि वहाँ पर क्या क्या हमें दिक्कतें आएंगी, उसको हम कैसे पूरा करेगा, वो सारी ट्रेनिंग हमने अपने बटालियन हेडक्वार्टर में पूरी कंप्लीट कर ली। अभी रहा कि हमने वहाँ पर कैसे जाना, वहाँ पर कोई ऐसा ट्रैक नहीं है जिसके के ऊपर हम जा सकते हैं। इन 62 आदमी की टोली को ले जाने के लिए 400 ट्रिप हेलीकॉप्टर का लगाया गया। वो कई लोग बोलते हैं वो कैसे, कि जब सामान ज़्यादा हो
तो उसमें भी फ्यूल ज़्यादा होता है। अगर फ्यूल ज़्यादा है तो लोड कम होगा, अगर कम है तो वो फिर ज़्यादा होगा। तो इस कार्य को करते करते इन 62 आदमी को अमर और सोनम के बीच एक वहाँ पर एक पोस्ट बीट किया गया, जिसमें कि हेलीकॉप्टर उतरेगा और जवान अपने आप अपने अपने टेंटों में जाके पहुँच जाएंगे। तो इस कार्य को करने के जब कंप्लीट हो गया तो वहाँ रहने के लिए एक पॉप टेंट है जो कि हमने बाहर से खरीदे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। तो सब लोगों ने विश्राम किया। तो उसी नाइट को क्या हुआ कि एक हमारे साथ हमारा जवान, एक हैपो एक ऐसी बीमारी है जो कि लांसना जैसे कि फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। जिस सेम कंडीशन उस जवान की हुई। तो जब ये चीज़ हुआ कि अगर ये ऐसे ऐसे स्थिति में इसकी जान जा सकती है, अगर हम कितना दिन रुक सकते हैं कि हमारे पर कितना और भी बोझ बढ़ सकता है। इस बात के लिए हमने अपने जो हमारे सीनियर कमांडर थे मेजर वीरेंद्र सिंह, उससे बात की कि फर्दर हुक्म क्या है, कब हमने दुश्मन के ऊपर अटैक करना है। जी। उन्होंने कहा कि 30 जून को, 30 जून का मतलब कुछ प्लान किया होगा अफसरों ने या बटालियन कमांडर ने कि उस दिन क्या होगा, व्यू सिक्योरिटी पॉइंट्स क्या करना था। तो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर और बैठेंगे तो हमारा हो सकता है नुकसान हो। तो हम सब ने सोच बनाई कि सोनम से सीधा ऐसे लगता था कि जैसे हम 2 घंटे में चढ़ सकते हैं पोस्ट, मगर चलना चलाना करना कराना ये बहुत डिपेंड करता है। जब हम चलेंगे तो ट्रैक का तो पता उसी समय चलेगा, हमारे क्या डिफ़िकल्टी। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज नाइट हम जो है सोनम से डायरेक्ट उस पोस्ट के ऊपर चढ़ाई करेंगे। हमने 8 बजे चढ़ना शुरू किया और सुबह 4 बजे तक 150 मीटर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैबस, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, सारा कुछ हो। हालांकि सरकार ने इस कार्य को करने के लिए एक स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट थे जो कि इस्तेमाल में लाए गए थे, वो सब कुछ हमारे पास था। जब ये लास्ट नौबत सुबह 4 बजे हुई कि आगे तो हम चढ़ भी नहीं सकते हैं, तो कुछ हुक्म मिले कि आप पीछे आ जाओ। तो फौज में क्या है, अगर पीछे का नाम लिया जाए तो उससे बेटर ही है कि गोली है। क्यों कि अब हमारे ऊपर ये थोपा गया है, हमने ये कार्य करना है जैसे मर्जी को, जो फौज का एक सिद्धांत है। तो जब वापस आए तो हमारे सीओ साहब ने हेलीकॉप्टर लिया और वहाँ जहाँ हमने कैंप एस्टेब्लिश किया था सोनम और अमर के बीच में, वहाँ पहुँच जाते। 2 अफसरों को 3 जैसे, एक और जैसे 4 हो गए, राम प्रकाश दा कैप्टन साहब, वो चारों पहुँच गए। तो बहुत गुस्से से सीओ साहब ने कहा कि ये आपके लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि अगर कार्य हो गया ठीक ठाक फिर तो शाबाशी है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरे को पोस्ट चाहिए, मेरे को 62 आदमी की परवाह नहीं है, मेरे पास 800 जवान है जो इस कार्य को करने के लिए तैयार है। अगर कार्य सफल पूर्वक नहीं होता है तो आपको यहाँ आने पलटन में आने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नेचुरली बात होती है, गुस्से से कहना ही पड़ता है, रेडी करके ही निकलता है उंगली, ऐसे नहीं निकलता। तो फिर क्या, वीरेंद्र साहब ने मेरे को बुलाया और कहने लगा कि जो 29 मई को राजीव पांडे की पेट्रोल चढ़ी थी उस पर दोबारा रस्से बांधो और तैयार करके मेरे को रिपोर्ट दो कि हम चढ़ सकते हैं या नहीं। कुछ लोग सोनम से जो ट्रेंड शुदा जवान थे, कुछ मेरे साथ 3 जवान, हम सभी ने मिलकर एक स्ट्रेट वे 90 डिग्री रस्सा बांधा। रस्सा बांध कर अप टू डेट करके चेक करके और आकर रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट दिया कि सर हम चढ़ने के लिए तैयार है। ओके, मेजर साहब ने सबको फौरन किया जैसे जवानों, और एक बात ये कही कि सबके आगे मैं होऊंगा, और अगर किसी जेसीओ जवान या एनसीओ ने पीठ दिखाने की कोशिश की, पहला अफसर मैं होऊंगा, मैं उसको शूट करूँ। ये सिद्धांत है कि लड़ाई के मैदान में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो कुछ ना कुछ टेढ़ापन या ऐसी सोच बनाई जाती है जो कि एक प्रेशराइज किया जाता है कि अगर, क्योंकि कई दफ़ा कई सोच बनती हैं तो उसमें आदमी क्या, अगर
सफलतापूर्वक से अपने आप को बनाता है कि हम देश के लिए तो भर्ती हुए हैं, देश के लिए ही खाना खाया है। अगर मौका आया तो अगर उसमें सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक बेइज्जती का बाइस है। तो 4 टोली बनाएगी, जिसमें पहली टोली सूबेदार नाम साहब, दूसरी टोली सूबेदार संसार साहब, तीसरी टोली मेजर वीरेंद्र सिंह और चौथी टोली में मेरा नाम था। ये हमने उस समय 24 को ये चढ़ाई शुरू की। आस्ता आस्ता जब हम ऊपर पहुँचे तो मेरी पलटन सेक्शन जो पीछे थी थोड़ी, कहते बाना की पलटन सेक्शन आ गई है। मैं कहा हम पहुँच गए। जब पहुँच गए हैं, सिर्फ अनुभव की बात है कि अगर ओवर क्रेव पाकिस्तान ना होता तो हो सकता हम उस पीक के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ओवर रैंक था। अगर दोनों हाथ रस्से के ऊपर हैं और उसको क्लाइंब करने में, हालांकि हर चीज़ थी हमारे पास, मगर क्या कि एक जवान भी अगर उस ओवरहेड के ऊपर बैठा होता, कोई और जगह ही नहीं है लेफ्ट राइट के जहाँ जवान हमारा इंडियन आर्मी का चढ़ सकता है। अगर उनमें ये था कि जहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है। अगर उनको ये अनुभव नहीं था कि हिंदुस्तान आर्मी कौन सी जगह जहाँ पर नहीं पहुँची है और कौन सी फतेह नहीं किया है, तो ये चीज़ जैसे पहले अटैक फिर सूबेदार अन्ना साहब ने किया, उसमें काफ़ी कैजुअल्टी होगी। ये अटैक को रिपल्स वापस आना पड़ा। आकर फिर जो उस नाइट को कुछ जवान जा रहे थे तो रिज बनी है, रिज के ऊपर चलने से क्या कि 1-2 जवान हमारा पाकिस्तान साइड में गिर गया। बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। तो जब ये वापस आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने अपने जवान को निकालना, रेस्क्यू करना है। हमारे पास बहुत ही ट्रेंड शुदा JCO जवान और NCO थे। पहले वो लोग निकाले, किसी का बाजू टूट गया, किसी का कुछ हो गया, उनको निकाला गया। और दूसरे शिफ्ट में सूबेदार संसार साहब ने अपनी टोली लाकर दुश्मन के बिल्कुल नज़दीकी हासिल कर ली। जब नज़दीकी हासिल कर ली तो क्या हुआ, अचानक सूबेदार संसार साहब थोड़े से बीमार पड़ गए। वहाँ बीमार होना ये कोई अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ का एरिया ही बहुत है, वहाँ का -50 डिग्री है, सांस लिया नहीं जाता है, खाने का कोई साधन नहीं होता है, जबकि हर चीज़ साथ कुक्ड राशन है। तो जब देखा कि दिए हुए टाइम के अनुसार H आवर्स होता है, दिए हुए समय के ऊपर दुश्मन के ऊपर दावा बोलना है। उन्होंने कहा कि इनका सेहत खराब होने से इनको वैक्यूएट किया जाता है, कि वापस बुलाया जाता है। इस कार्य को करने के लिए बाना सिंह जाएंगे। और हम मेरे साथ 3 जवान, मैं, हम नज़दीकी हासिल कर ली। तो उनसे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा तबीयत खराब होने के कारण हमें जहाँ पेन डाउन किया है रोक गए हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर आप जब बीमार हो गए हैं, जैसे कि आदेश मिले थे, तो हमने कहा भी ठीक है, आप वापस निकलो, हम इस कार्य को करेंगे। ठीक, तो ये ऑर्डर था कि अभी पीछे नहीं हटना है। अगर दुश्मन को भी पता चल गया कि दुश्मन नज़दीकी हासिल कर रहा है, मगर उनको ये भी अभी तक नहीं था, हो सकता है यहाँ पहुँचेगा नहीं। और वाकई बात है कि बहुत ही मुश्किल से मुश्किल था, क्योंकि आप मानो कि -50 डिग्री ठंड और कदम से कदम मिलाना, सांस से सांस मिलाकर फिर चढ़ना है। ऐसे कोई नहीं कि हम लेफ्ट राइट करते ऊपर चढ़ गए। जब काफ़ी प्रयास किया तो नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। तो उन्होंने मैसेज किया कि आप ऐसा करो, 2-3 जवानों को भेज दो और आप फुल नाइट वहाँ स्टे करोगे। ठीक, ओपन आसमान ओपन है, ठीक, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पर। तो बैठ कर क्या खंदक शावर जो होते हैं लाइट वेट वाले सिल्वर टाइप्स, उनसे हमने थोड़ा सा गड्ढे निकाले। हालत उनका भी बुरा है, हालत हमारा भी बुरा है। उस खड्डों में हमने रात भर बैठे रहे। जैसे ही ना तो पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा फायर किया ना हमने, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अम्युनिशन था, जो कि अगर हम फायर करते हैं तो हमारे पास अम्युनिशन भी ख़त्म ही हो सकता है, फिर पीछे से आना थोड़ा असंभव है। तो वही क्या, हम बैठे रहे। जब जैसे सुबह हुआ तो उन जवानों ने कहा कि हमें तो पूरे ख़राब हो गए हैं और हमारे लिए क्या है। तो नेचुरली है, जो आदमी पहले ही बीमार है तो उसने आगे लड़ाई के मैदान में क्या करना है, तो उनको पीछे भेजने का प्रयास किया। जैसे वो ट्रंच, इतना बड़ा ट्रंच गहरा नहीं था, तो उससे निकले तो अपने फायर बेस की तरफ जाने लगे, तो पाकिस्तानी ने
फायर खोल दिया उसके ऊपर। जब फायरिंग खोल दिया तो क्या है कि उस ऊपर वाले की कृपा से कि हिट नहीं हुआ। उन्होंने फिर आस्था कराने करते करते फायर बेस में पहुंच गई, और वहाँ से हमने कहा कि इनके ऊपर जो एम्ड करके फायर कर रहे हैं इनको थोड़ा सा फायर गिराओ ताकि वो पेन डाउन हो जाएंगे और हमारा कार्य फिर सफलतापूर्वक हम निभा सकते हैं। ग्रेट। वही किया उन्होंने। उन्हें थोड़ा सा फायरिंग किया फायर बेस से और दुश्मन का थोड़ा सा सिर दबाया, और हमें जब हमारे पास 4 ही जवान थे तो हमने बोला कम से कम 4 और होने चाहिए। तो मेजर साहब ने कहा आप सब जाते हैं, 3 दिन से काफ़ी कैजुअल्टी हुई है, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं, कईयों को पीछे भेजा है, तो ये इसी स्ट्रेंथ के ऊपर आपने ये कार्य करना है। और 2 आदमी और आ गए, टोटल हम 6 आदमी। कोई इतना ज़्यादा फ्रंट नहीं था, फ्रंट उनका भी स्ट्रेंथ इतनी कम थी, हमारी भी है। तो फिर क्या कि हमने जब उनको कहा कि आप अंधाधुंध फायरिंग करो, जब अंधाधुंध फायरिंग होगा तो हमें एडवांस करने का मौका मिले। जैसे ही दिए हुए स्थान के पार हम पहुँचते हैं तो दिए हुए समय के साथ फिर हमने उनका फायर बंद कराया, और जो हमारे पास हैंड ग्रेनेड थे वो उनका भी ऐसे ही कुराल कोई नहीं है वैसे गड्ढे निकाले उसमें बैठकर वो फायर करते थे। जब ये ग्रेनेड उनके गड्ढे में गिरा, उन्होंने बोला वो दुश्मन तो चढ़ गया है। तो उन्होंने मेहनत अपने सोच बनाई, कुछ देर रुके, मगर देखा कोई अंधाधुंध फायरिंग हो रहा है, हमें टारगेट अचीव हो गया, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना बचाव बचाव करने के लिए जो लोग इंजर्ड हुए कुछ वो चले गए पीछे, और हट बना हुआ था, और कुछ लोग जो ठीक चल सकते थे वो शेप ऐसे सैडल शेप था ऐसे, वो उससे निकल कर नीचे अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गए जाकर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो मेजर साहब भी वहाँ पर पहुँच जाता है, कहता है कि ऑल राउंड, जैसे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑल राउंड डिफेंस करना है। वो क्यों? दुश्मन अपनी तजवीज़ बनाकर इमीडिएटली काउंटर अटैक कर सकता है जिसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस चीज़ को बचाने के लिए मेजर साहब ने कहा कि आप ऐसा करो, जो उनकी जिस साइड से वो चढ़ कर आ रहे हैं वहाँ पर एक LMG वहाँ फिट करो, और उसके बाद फिर देखो जवान कहाँ लगा। हमने बोला ठीक है। जब हम एक जवान नेकराम था हवलदार, उसको और उसके साथ एक जवान, उन जो जिससे चढ़कर ऊपर आते थे वहाँ उस जगह पर हमने एक LMG, ताकि थोड़े देर के लिए उनको रोका जा सके। जैसे वहाँ पर उनको छोड़ के आते हैं, फिर दूसरे जवानों को एडजस्ट करने के लिए तो पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि पोस्ट इंडिया के कब्जे में आ गई है, और हम इसके बाद हम जितना भी कुछ कर सकते हैं अभी कुछ कर सकते। उसने बहुत पैर खोल दी। उसी दौरान क्या है कि मेरा एक लड़का ओमराज था, उसके लेफ्ट बाजू में लगा शल और बाजू उतर गया, सिर्फ नीचे वाला चिथड़ा जो था वो था, और खून बह रहा। फर्स्ट एड करके उसको ये हमने ऐलान किया कि हम इसको नीचे भेजेंगे। जैसे ही हम ये सोच बुझात बना रहे थे, दोबारा शल आया जो कि मेजर साहब को लेफ्ट साइड चेस्ट के बाएं लगा और पीछे पीठ से निकल गया। तो उस चीज़ का भी ये टाइम टू टाइम रिपोर्ट दी जा रही थी, ये कैसे है, कैसे होगा, अब स्थिति कैसे है। तो जब जो ये रिपोर्ट भी मिल गई उनको कि उनको मेजर साहब को और ओमराज को भी बैकवर्ड किया जाए। मेजर साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। कहते नहीं, वहाँ पर कोई ऐसी फर्स्ट एड देने की कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, तो आप नीचे ही आना पड़ेगा। मगर वो तो तैयारी तो हो गई, मगर क्या है कि इतना स्नोफॉल हो रहा है, मौसम पूरा पैक्ड है। आस्ता आस्ता जब नीचे उतरते हैं मेजर साहब भी और ओमराज, मगर ओमराज का ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसका रास्ते में ही डेथ हो गया। और मेजर साहब जहाँ हमारा फायरबेस, जहाँ हमारा बटालियन हेडक्वार्टर बनाया हुआ था छोटा सा, जब वहाँ पहुँचते हैं अचानक उस एरिया में क्या है कि अचानक मौसम खुलेगा और इतनी धूप आएगी कि आदमी को जला देती है। एक्शन उसका होता है ना, एक्स जो पड़ता है मुँह के ऊपर, हालांकि सारा कुछ पहनने के लिए सरकार ने दिया होता है। वो पहुँचते हैं और फिर क्या अपने बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं, हम अपने पोस्ट पर कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे कैप्टन आनंद शर्मा साहब, उसके साथ 5-6 जवान, जो कि उन्होंने कहा कि आपके लिए हम खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करेंगे। ठीक, आप मानो कि वो जो चावल ले गए थे
वो थे स्टोन टाइप्स, वो तो कोई ऐसा सादा नहीं था। तो फिर क्या किया कि जब वो एक टीन में चावल लेके आए तो हमने कि स्टोव जो कि पाकिस्तानियों था, एक स्टोव लिया उनका, एक पतीला लिया, और अभी वो तो हो गया, अभी माचिस नहीं है। ठीक। जहाँ हमारा फायर बेस था वहाँ हमने माचिस लाई और स्टोव जलाया और बर्फ़ भी डालकर उसका पानी बनाया। 3 दिन के बाद हमने एक एक गिलास पानी पिया, और कोई खाना है मगर खाया नहीं जाता है, हमारी स्थिति ऐसी है। ठीक। तो जैसे ही ये पोस्ट कैप्चर हो गई थी, हमारे सुबह ब्रिगेडियर चंद्र सिंह नौगियाल वहाँ पहुँचते हैं, ठीक। और होता ही है कमांडर का दड़ा मारना, थ्रेड लगना, ये है वो है, आप सोए हो। हमने कहा ये जहाँ कौन सा ऐसा कोई सूटेबल बंकर्स हैं जहाँ पर आदमी जो आने के स्टे कर सकते हैं। ठीक। चलो या नहीं हो, कमांडर साहब ने कहा जाके पूरे एरिया के चक्कर लगाया, एक गैप बनता था। कमांडर साहब ने लेट कर कहा कि इससे दुश्मन चढ़ सकते, बिल्कुल चढ़ सकते, मगर कब? जब वो नीचे से चढ़कर ऊपर से रोप फेंकेगा तब वो क्लाइंब करके चढ़ सकता है। ठीक। ओके। फिर उन्होंने आए जो पाकिस्तानियों के कुछ क्लोथिंग था, विंड शीटर थी, सॉक्स थे, बूट का फ्लच थे, जहाँ कुछ और साधन जो भी इस्तेमाल किया जाता था वो पहने, और क्रैम्पॉन अपने तारे, वैसे ये सारा सामान अमेरिका से एक ही दुकान से खरीदा गया। अच्छा। जब उन्होंने पहने और फिर कहा कि अच्छा बाना हम चलते हैं ना, तो और एक स्पेशल चीज़ कि ना तो इतनी हाइट पर कोई एक्शन हुआ है और ना होगा, और इस पोस्ट का नाम जो कि कायदे आज़म से जाना जाता है, अभी ये वाना टॉप से जाना जाएगा। तो हमने कोई बहादुरी नहीं की, सरकार के दिए हुए हुक्म का पालना किया है, और हमने सुरक्षित अपने देश का झंडा वहीं पर लहरा दिया। और आगे देशवासियों ने, हमारे सीनियर ने क्या सोचा, क्या विचार बनाई, और मेरे को परौंगी चक्कर से नवाजा गया। ये थी हमारे पलटन की गाथाएँ, ये था हमारे पलटन का काम, ये था इंडिविजुअली काम, और देश का ये काम था जो कि बहुत एक मुश्किल चोटी को हाथ में लेना था, वो हमने, मेरी पलटन ने करके दिखाया। बहुत ही खूब। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने सुना साहब की स्टोरी को, और ऐसे मैं बता सकता हूँ कि ये वो लेजेंड है जिनको आज भी हमारे यंगस्टर्स देख के फ़ौज के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप कोई भी हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहें जो आपको देख के तैयारी कर रहे हैं फ़ौज में जाने की, आपकी गाथाएँ सुन के। बिल्कुल, बिल्कुल हम ज़रूर कहेंगे, आने वाले युवा पीढ़ी ये देश का भविष्य है, और देश को आगे ले जाने के लिए इन्होंने बहुत ही काम करने हैं, और बहुत जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले देश है, फिर हम सब हैं। अगर देश ही सुरक्षित है तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, अगर देश ही सुरक्षित नहीं है हम बिल्कुल उसके बराबर नहीं कुछ भी। और देश को एक ऐसी नज़र से देख रहे हैं ताकि हम जो भी कार्य, क्या फौज का कार्य, क्या सिविल का कार्य, क्या कोई कहीं डूब जाता है उसको निकालने के लिए वहाँ भी फोर्स को भेजी जाती है, हमने उस काम को अपने दिलचस्पी से करना है, और एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। यही हमारा अनुरोध है युवा पीढ़ी से, आने वाले हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, क्योंकि फौज में सबसे पहला बहुत मौज है। देखो काम कभी ज़िंदगी में कई लोग 20 साल, 32 साल, 28 साल करके आ जाते हैं, लड़ाई का मौका नहीं मिलता है। मगर क्या, अगर मौका मिलता है तो उसको चुकाना नहीं, उसको अपने दिलो जान से करना है, और देश का नाम ऊंचा करना। बिल्कुल सही। ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। ये बहुत ही सही बात को कैप्टन साहब ने हाईलाइट किया है। इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों के ओपिनियंस जानना चाहूँगा। आप जनाब से क्या बात पूछना चाहते हैं, कोई आपके मन में डाउट्स हैं जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में आपको, तब तक की धन्यवाद।